इससे पहले वीडियो में है बच्चों हमने पढ़ा उपकल्पना क्या है, उसका अर्थ क्या है और शाब्दिक दृष्टि से उपकल्पना को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने उपकल्पना के संदर्भ में अपनी क्या राय व्यक्त की है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपकल्पना की विशेषताएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। उपकल्पना की विशेषताओं के बारे में ये कहा जा सकता है कि उपकल्पना सरल होनी चाहिए। सरलता से तात्पर्य होता है कि हमने जो उपकल्पना बनाई है वह उपकल्पना सत्यता के धरातल पर या अनुसंधान के आधार पर जिसकी जांच की जा सकती हो, जिसे समझा जा सकता हो और जिसके विषय के बारे में हम तथ्य या जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। ज़्यादा गहन विषय, क्लिष्ट विषय को नहीं लेना चाहिए, सरल विषय लेना चाहिए और हमारी उपकल्पना भी सरल होनी चाहिए जिसकी हम सत्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं। दूसरी विशेषता के तौर पर हमें कह सकते हैं कि उपकल्पना सिद्धांत से संबद्ध होनी चाहिए। सिद्धांत से संबद्ध से तात्पर्य होता है कि हम जो भी उपकल्पना बनाएं, अनुमानतः ऐसी उपकल्पना का निर्माण हो जो सिद्धांत पहले प्रतिपादित हो चुके हैं, उनसे संबंधित ही उपकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। जो सिद्धांत प्रतिपादित हो गए हैं उसके बारे में हमें लिटरेचर मिलता है, लोगों से जानकारी मिलती है, हम विषय के बारे में लोगों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्राथमिक तथ्य हमें एकत्रित करने हैं, कहाँ से हमें सेकेंडरी डाटा इकट्ठा करना है, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो अध्ययन है, आगामी अध्ययन, वह अध्ययन सरल हो और हम किसी एक अंतिम निष्कर्ष पर या सिद्धांत निर्माण के चरण तक पहुंचने का कार्य कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उपकल्पना प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए। प्रविधि सामाजिक अनुसंधान की बहुत सारी प्रविधियां होती हैं जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, ये हमारी सब प्रविधियां हैं। इन प्रविधियों से हम जो हमने उपकल्पना का निर्माण किया है उसे हम जांचने का कार्य करते हैं या उससे हम तथ्यों को संकलित करने का कार्य करते हैं कि हमारी जो प्रविधियां हैं उसके माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित कर सकें। इसलिए जो भी हम उपकल्पना का निर्माण करें, ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि उससे संबंधित प्रविधियों के माध्यम से हम तथ्यों को एकत्रित कर सकें। नेक्स्ट विशेषता है स्पष्टता। हमारी उपकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए कि हम किस विषय के बारे में क्या विचार रखते हैं। अगर स्पष्ट है तो उसकी जांच करना भी आसान है। अगर उसमें स्पष्टता का अभाव है तो उस उपकल्पना की जांच करना बहुत कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट प्रमुख विशेषता है अनुभाविक संदर्भ। अनुभाविक संदर्भ कहा जाता है कि जिसकी सत्यता की परीक्षा बार बार की जा सकती हो। हमने जो उपकल्पना बनाई है उससे संबंधित हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, तथ्य की परीक्षा पुनर्परीक्षा करते हैं, बार बार जांच कर ही किसी हम एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य करते हैं और अंतिम निष्कर्ष ही माना जाता है कि ये एक सिद्धांत का रूप लेता है। तो जब तक हम
उन तथ्यों की बार बार पुनः जांच करने का कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक है कि जो भी हम उपकल्पना का निर्माण करें वह उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? वह उपकल्पना अनुभाविक होनी चाहिए जिसकी हम जांच करने का कार्य कर सकें। लास्ट अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। विशिष्ट से तात्पर्य स्पेसिफिक होनी चाहिए, सामान्य नहीं। आप कहेंगे मैडम आप एक बार तो कहते हैं सरल स्पष्ट होनी चाहिए, आप कहते हैं दूसरी तरफ विशिष्ट होनी चाहिए। हाँ, विशिष्ट से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य बात कह देने से किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं होता, वरन विषय के संदर्भ में कुछ तथ्य होने चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए जिनकी हम सत्यता की परीक्षा कर सकते हों। जब ऐसी विशेषताएं वाली उपकल्पना का निर्माण करेंगे तभी हम किसी सिद्धांत के निर्माण तक पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उपकल्पना की जो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को उपकल्पना का निर्माण करते समय ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।